आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 और 7.6 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने 7.5 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है विद एग्जांपल्स विद एक्सरसाइज, और आज हम स्टार्ट करेंगे 7.6 का इंट्रोडक्शन कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम किस तरह का इंटीग्रल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखनी है। वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं इसी वीडियो में इसी वीडियो के अंदर मैं एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन फॉर्मूले वगैरह डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को। जब हमने आपको इंटीग्रल कराया था स्टार्ट 7.2 में, शायद मैंने आपको बताया था 7.2 में हम 3 टाइप के मेन मेथड पढ़ेंगे इंटीग्रल के लिए, जिनमें था, ये बात है 7.2 के टाइम की, एक था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ज़रा याद करो एक बार, 7.1 में हमने सिंपल एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे फॉर्मूला बेस्ड, जो एक बहुत सारे फॉर्मूले याद किए थे इंटीग्रल की शुरुआत में पहले दिन। वो वाली एक्सरसाइज हमने 7.1 में क्वेश्चन किए थे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। फिर जब हम 7.2 में एंटर किया हमने, तो 7.2 में हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबको पता होगा, टी पुट करके। ठीक, फिर हम आए थे 7.3 में, और 7.3 में हमने किया था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का यूज करके हमने इंटीग्रल को किया था, और उसमें भी कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले ही यूज हुए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके। फिर हम लोग आए थे 7.4 में। ठीक है, और 7.4 में अगर आपको याद हो, आपने किए थे कुछ इस तरह के इंटीग्रल, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, याद है ना, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट में, या फिर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन, या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट में, जिनमें हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना समझाया था कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते थे। याद आ रहा सब कुछ, और इनमें भी कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाता था वैसे भी। फिर हमने 7.5 में एक नया मेथड सीखा था, यूज़ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसके अपने आप में कई सारे मेथड थे जो हमने आपको समझाए थे। तो इतना हमने कर लिया है ख़त्म, ये भी हमने कर दिया है ख़त्म। ठीक है, अब हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे एक नए टॉपिक को, जिसका नाम होगा इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा, वो होगा इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स क्या है, ये कैसे हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, क्या मतलब है, कहाँ यूज़ करेंगे, क्या इसकी पहचान है, उन सब बातों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अभी इस वीडियो के अंदर। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, अपना पेन और कॉपी निकाल लेंगे ज़रा एक बार सभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स हम लोग कब यूज़ करते हैं। इंटीग्रल बाय पार्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं जब हमको इंटीग्रल करना होता है, इंटीग्रेशन, जब हमको इंटीग्रेशन करना होता है ऑफ प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। जैसे आपको याद होगा क्लास 11th में डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन भी था, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। वो था u और v का डिफरेंशिएशन, मतलब 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। अब हम पढ़ेंगे आज 2 फंक्शन की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो जब 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है, देन वी यूज दिस मेथड इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ठीक, तो सुनो, सबसे पहले क्या होगा, ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ मैं आपको, इंटीग्रल u इंटू वी, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। सिंपल, हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। अगर आपको u और v 2 फंक्शन दिए हुए हैं प्रोडक्ट में, u और v 2 फंक्शन दिए हुए हैं प्रोडक्ट में, और इनकी प्रोडक्ट का हमको इंटीग्रल फाइंड करना है, u और v का इंटीग्रल हमको फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसका एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बताएंगे आपको। फॉर्मूला ये होगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, ब्रैकेट लगाओगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। समझ रहे हैं बात, u इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ v, और इस ब्रैकेट का भी इंटीग्रेशन, इस ब्रैकेट का भी इंटीग्रेशन। जब ये ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा ना तो इसका भी इंटीग्रेशन। इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लिखा होता है बुक में कि इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और dx। ठीक है, ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं, इसको याद रखने में भी कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो नोट कर लेंगे ज़रा जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। ठीक, तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, पता ही है आपको तो है, 12th में आ गए, अब तो सेकंड बुक भी चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली टेंशन वाली बात नहीं है। अब जितना जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जैसा कि हमने क्लास 11th में डिफरेंशिएशन में किया था ना, अगर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम तुरंत शुरू कर देते थे, क्या कर देते थे हम, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v और प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये हम तुरंत स्टार्ट कर देते थे क्लास 11th में। मगर अब हमको एकदम से शुरू नहीं करना। कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर u और v मतलब कि फिलहाल जो लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये तो है फर्स्ट फंक्शन और ये लिखा हुआ है आपके सामने सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रल में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को पहले हमको सोच समझ कर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस फंक्शन को पहला फंक्शन लेना है और किस फंक्शन को दूसरा लेना है। ऐसे ही नहीं कि क्वेश्चन मिला और बस स्टार्ट कर दिया करना। एग्जाम्पल के लिए एक बात बताता हूँ आपको, समझ में आएगा अभी। मान लो ये लिखा हुआ है x इंटू tan इनवर्स x, आपको इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है इस फॉर्मूले से। तो दिस इज u एंड दिस इज v। जरा सोचो मेरी बात को। मैंने फॉर्मूला लगा दिया तो क्या होगा, पहला फंक्शन u का टू आता है ना, u का टू आता है ना, तो x, और दूसरे का इंटीग्रल, किसका इंटीग्रल, tan इनवर्स x का, और माइनस फिर आगे भी है। लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ कि tan इनवर्स x का इंटीग्रल है नहीं अपने पास। ठीक है, तो इसलिए होता ये है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आएगा u इंटू वी वाला, मतलब इंटीग्रल बाई पार्ट्स का, तो आपको सेकंड फंक्शन वो लेना है, सेकंड फंक्शन वो लेना है, कौन, जिसका इंटीग्रल आपको पता हो। भाई जब भी तो लगाओगे ना, आपने tan इनवर्स आपने ले लिया, मान लीजिएगा कि फर्स्ट फंक्शन जो का दो, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, अरे लाओगे कहाँ से भैया, है ही तो नहीं। लेकिन अगर बाई चांस मैं इसको ऐसे करता कि मैं इसको u मान लेता और इसको v मान लेता, तो अब पता क्या होता, पहला फंक्शन तो जो का टू इंटू दूसरे का इंटीग्रल, मतलब x का इंटीग्रल x²/2। अब काम हो रहे हैं आराम से, वो तो हम बाकी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो एक तो आप ये बात नोट कर लेना, सेकंड फंक्शन वो लेना है जिसका इंटीग्रल आपको ईजीली पता हो, या हम ईजिली फाइंड कर सकें। कई बार पता भी नहीं होता तो कम से कम फाइंड तो कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका ही बताने वाला हूँ, जिस तरीके से हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है या सेकंड फंक्शन किसको लेना है उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए आपको फंक्शंस की डिटेल तो पता ही होगी ना, क्योंकि आपने क्लास 11th में, क्लास 12 की फर्स्ट पार्ट वाली बुक में फंक्शन का जिक्र कई बार आया है। तो फंक्शन को हमने 5 जगह कैटेगराइज किया हुआ है, पता है ना आपको। फंक्शन को हमने 5 जगह पर कैटेगराइज किया हुआ है। वो 5 चीज़ें होती हैं, ILAT, इससे सभी वाकिफ़ है ना, ILAT से सभी लोग वाकिफ़ है ना, ILAT से। मैथमेटिक्स के अंदर इनसे बाहर कोई फंक्शन आज तक नहीं बना। ILAT मतलब, देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा डिटेल में, आपको पहले सब पता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, मतलब जिनमें इनवर्स आता है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल में होगा लोगरिथमिक फंक्शन, लोग वाले फंक्शन, लोग x,
log ax, log 2x प्लस 3, log में कुछ भी लिखा हुआ हो तो वो किस कैटेगरी में आता है? लोगरिथमिक फंक्शन। ए मीन्स एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 मतलब पॉलिनॉमियल की फॉर्म में लिखे हुए हों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 या खाली x या फिर कॉन्स्टेंट फंक्शन 1, ठीक, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? एलजेब्रिक फंक्शन। टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन, इनवर्स वाले उसमें आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक्स में आएंगे। ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें कि जैसे कि e की पावर x या a की पावर x, e की पावर में x हो या a की पावर में x हो तो बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको ये पहले आइलेट पता होना चाहिए। अब आइलेट से इसका क्या लेना देना है? आइलेट से इसका लेना देना ये है कि आइलेट की स्पेलिंग में जो अक्सर पहले आ रहा है उसको मानना है पहला फंक्शन। आइलेट में जो पहले आ रहा है, आइलेट में जो पहले आता है, आइलेट में जो पहले आता है उसे पहला फंक्शन मानना है, उसे पहला फंक्शन मानना है। जो मैंने आपको अभी लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले कि सेकंड फंक्शन उसको मानना है जिसका इंटीग्रल इजी हो। आप भले ही बात को मत याद रखो, आप सिर्फ ये याद रखो, आपको सिर्फ फर्स्ट फंक्शन का इलेक्शन करना है इस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक सेकंड फंक्शन अपने आप ही वो बन के आएगा जिसका इंटीग्रल आपको पता होगा। समझ में आया? आप दोनों तरह के मत याद रखना। ये तो बात खैर अंडरस्टूड है कि सेकंड फंक्शन उसको लेंगे जिसका इंटीग्रल पता होगा, लेकिन आप उस चक्कर में मत पड़ो। आप सिंपल बात को सुनो कि आप आइलेट की स्पेलिंग को याद रखो। आइलेट में जो पहले आएगा उसको बस पहला मान लेना। जैसे कि अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा था मैं वापस से लिख दे रहा हूँ उसको, x tan इनवर्स x। अब आपको ये दुविधा हो गई कि किसको पहला माने किसको दूसरा माने, तो कुछ नहीं, आप इसको कैटेगराइज करो। x किस में आएगा? एल्जेब्रिक में। ये tan इनवर्स किस में आएगा? I में। अब आइलेट की स्पेलिंग में पहले कौन आता है? I या A? पहले I आता है, तो पहला फंक्शन आप इसको मानोगे पहला, इसको मानोगे फिर दूसरा। इस तरह आपको चूज करना है। और देखते हैं, मान लो कभी क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो आप इसको कैटेगराइज करना। ये तो क्या होगा? ए। ये किस में आएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक में। अब आइलेट की स्पेलिंग में पहले ए है या पहले टी है? पहले ए है या पहले टी है? पहले ए है तो पहला फंक्शन आप एक्स स्क्वायर को मानोगे इस बार, तो दूसरा फंक्शन मानोगे आप साइन एक्स को। ये पहला, ये दूसरा। तो हमेशा आपको आइलेट के अकॉर्डिंग काम करना है और कुछ मत याद रखो। वो तो मैंने आपको वैसे बता दिया था कि सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं, कई बार वो भी काम करेगा, हमारे लिए इजी पड़ेगा। सेकंड फंक्शन उसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन हम उसको मानेंगे, मानना चाहिए, मतलब सेकंड फंक्शन उसको मानना चाहिए जिसका इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन उसको मानना चाहिए जिसका इंटीग्रल क्या हो? हमारे लिए ईजी हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। तो इन सभी बातों को आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे जल्दी से जरा, फिर देखते हैं अगली बात। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने फॉर्मूला वर्ड लिख दिया है, पूरे एक्सरसाइज के दौरान फॉर्मूला वही लिखा रहेगा। इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स, पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और उस पूरे का भी क्या? इंटीग्रेशन। और मैं आपको आइलेट भी इधर लिख दे रहा हूँ, आइलेट भी इधर लिख दे रहा हूँ। चलो, अच्छा, कुछ बातें पहले हम एग्जाम्पल्स शुरू करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक दो बातें ज़रा और बताना चाहता हूँ जो हमारे क्वेश्चन के लिए हमको इजी पड़ेंगी। सुनो, क्या अब से पहले 6 एक्सरसाइज या 5 एक्सरसाइज हमने कर चुके हैं? क्या 2 फंक्शन हमारे पास अब से पहले मल्टीप्लाई में नहीं आए थे? क्या 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में अभी आने शुरू होंगे क्या हमारे पास? जैसे कि मैं लिखता हूँ अपनी बुक से देखकर एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल 17 में कहता है फाइंड इंटीग्रल x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये कहता है कि फाइंड इंटीग्रल x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि एग्जाम में ये मत आप बहम में रहना कि ये लिखा हुआ आएगा क्या कि इंटीग्रल को बाई पार्ट्स करना है, वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा। किसी मेथड का नाम इंटीग्रल में कभी नहीं लिखा हुआ आता, सिंपल लिखा हुआ आएगा कि इंटीग्रल करो, फाइंड करो, सोल्व करो, इवेल्युएट करो। इंटीग्रल के मेथड का नाम आपको खुद चूज करना है।
तो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट तो हमने पहले भी क्वेश्चन आए हैं 7.1, 2, 3, 4, 5 सब में आपको कहीं ना कहीं दो फंक्शन टकराए जाएंगे जो प्रोडक्ट में होंगे। तो वहाँ पर हमने क्यों ये मेथड लगाया, ऐसी क्या बात है कि अब जो दो फंक्शन प्रोडक्ट में आएंगे उन्हीं में मेथड लगेगा। तो इस बात का जवाब ये है कि अगर दो फंक्शंस उस टाइम पर प्रोडक्ट में थे, जैसे ये क्वेश्चन है, तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि एक्स स्क्वायर को टी पुट करिए, हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी पुट किया होगा और फिर क्वेश्चन एक ही फंक्शन में रिड्यूस हो गया होगा और तब हमने उसको कर दिया होगा। ठीक, अब ऐसा क्या होगा, अब हमारे पास टी रखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा कि टी इसको पुट कर लो, क्योंकि याद करो टी रखने की भी कुछ कंडीशंस थी ना, टी पुट करने की भी। टी उस फंक्शन को पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ हो। यहाँ अब से ऐसा नहीं होगा, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आप उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमने इंटीग्रल बाय पार्ट्स को यूज करेंगे यहाँ पर। अगर पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में दो फंक्शन प्रोडक्ट में आए थे, ये पता है आई थे, चाहे आप जाकर देख भी लेना, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया होगा, या वहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वाला मेथड लग गया होगा, इसलिए वहाँ पर हमने उनको नहीं किए थे। अब हम इनको यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो अब पहले देखो बातें मुझे आपको और भी बतानी है, लेकिन फिलहाल पहले हम इस फॉर्मूले का यूज सीखते हैं, आइलेट का, आइलेट से कैसे फंक्शन को चूज करेंगे वो देखते हैं, कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर इस वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा इंटीग्रल बाय पार्ट से संबंधित। ठीक, तो पहले मैं जरा इसमें इंक डाल लूँ एक बार। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 17, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन मिला इंटीग्रल एक्स कोस एक्स, तो पहले आपको देखना है, आप मानो एग्जाम में बैठे हुए हो कि ये क्वेश्चन दो फंक्शन के प्रोडक्ट है, ये तो दिख ही रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट अगर हैं तो आइलेट मतलब बाय पार्ट्स इंटीग्रल से ही होगा, हो सकता है ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह इसमें लग जाए, पीछे हमने किए भी थे। लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मतलब यूज नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो किसी एक फंक्शन के किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में होना जरूरी होता है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 नहीं है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स वो भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास आइलेट ही उचित तरीका बचा। दूसरी बात, जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो ना 2-3 बार, तो आपको तरीके पता क्वेश्चन देखते पता चल जाता है कि भैया ये तो आइलेट से होगा, ये भी एक बात है। तो सुनो, अब जैसे कि मेरे पास आ गया एक्स कोस एक्स, तो आइलेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग। फिलहाल देखो आपकी बातें एग्जाम में लिखनी नहीं है, हाँ आप अपने लिए पेन से लिखो, बाद में उसको रबर से इरेज कर दो। एक्स कैसा किस कैटेगरी में आएगा, एल्जेब्रिक में, कोस किस कैटेगरी में आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये सब बातें नहीं लिखनी इस तरह की, हाँ पेन से लिख कर बाद में रब कर देंगे। अच्छा, ए पहले आता है या टी पहले आता है, ए पहले आता है या टी, ए पहले आता है। जो आइलेट में पहले आएगा उसको पहला मानना है, बस सिंपल सी बात याद रखनी, जो आइलेट में पहले आएगा उसको पहला मानना है, बात खत्म। तो आइलेट के अकॉर्डिंग एक्स कौन सा फंक्शन माना जाएगा, पहला फंक्शन एक्स को मानेंगे, दूसरा फंक्शन कोस एक्स को मानेंगे। ठीक, और फॉर्मूला भी उधर लिखा हुआ है मैंने, यू मीन्स पहला फंक्शन, कौन है पहला फंक्शन, एक्स, एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि कोस एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रल का साइन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन पहले का यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, ठीक हो गया क्या, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, प्लस सी। तो x इंटू कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, इस कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स और बाहर कौन लगाएगा डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, जब ये ब्रैकेट सोल्व कर लोगे ना आप, तब आपको इंटीग्रल के बारे में सोचना है। तो 1 इंटू साइन एक्स कितना हो गया, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब सोचो इसका इंटीग्रल कैसे होगा, एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो x इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कोस एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। एंड सी के बारे में बताना मत भूलना, सी इज आर्बिट्रेरी
सी इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर सी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दो नाम होते हैं इसके, सब आपको बताया हुआ है पहले ही। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे यूज़ किया समझ में आ गया हो गया, हाउ टू यूज़ द फॉर्मूला इन द क्वेश्चन समझ में आ गया, एंड हाउ टू चूज़ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे हाँ, एक बात और, अभी एक बात और, क्या मैंने जब अभी आपको फॉर्मूला बताया था तो मैंने फॉर्मूले में सी लिखा था क्या? फॉर्मूले में सी लिखा था क्या? नहीं लिखा। और अभी मैंने उधर सी नहीं लिखा। अब ज़रा कुछ बातों को समझते हैं, ये सी का क्या चक्कर है। देखो ऐसे ही मैं आपको कुछ बातें बताता रहूँगा साथ साथ पूरी वीडियो के अंदर, खास बातें। ज़रा इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं एक बार और, तब मैं आपको कुछ सी के बारे में बताऊँगा यहाँ पर कि हम किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे एक्सरसाइज वाले और इनको। एक्स कोस एक्स डी एक्स दोबारा आते हैं, क्योंकि आपको तो मैंने ये बताया था ना कि जब भी इंटीग्रल करना है, इनडेफिनेट इंटीग्रल जब भी करना है, हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं फिलहाल, जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल करना है तो सी जोड़ना है। ठीक है, तो करो। एक्स लिखा था हमने इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल पहले का डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अभी दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे मतलब कोस एक्स का। ठीक, मैंने अभी सी नहीं लिखा क्योंकि मैं चल रहा हूँ अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, और इसका भी क्या होता है फिर डी एक्स, तो एक्स इंटू कोस एक्स का इंटीग्रल, इस वाले कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। अगर हम अपनी पहली बात को पे जाएँ कि जब भी इंटीग्रल करना है तो आपको सी वहाँ पर ऐड करना है, जब भी इंटीग्रल करना है तो आपको सी वहाँ पर ऐड करना है। अगर मैं उस बात पर जाऊँ तो इस हिसाब से क्या बन जाता है, कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, देखते हैं ना बहुत ध्यान से, कोई नहीं बताएगा आपको वैसे भी ये बात। एक्स का इंटीग्रल 1 और इस वाले कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी, और कॉन्स्टेंट दोनों अलग अलग आएंगे, इधर C1 तो सॉरी एक ही है ना तो वही आएगा फिर तो, और कितना हो गया इंटू कितना था dx। तो अगर हम जहाँ जहाँ इंटीग्रल कर रहे हैं वहाँ वहाँ अगर हम कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं तो मान लो मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट जोड़ दिया, वहाँ भी जोड़ दिया, आगे चलते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर x साइन एक्स प्लस एक्स सी माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस सी, तो साइन एक्स प्लस सी और इंटू डी एक्स। तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स सी माइनस इस वाले साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स, और प्लस इस वाले सी का इंटीग्रल, याद करो कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है कोस एक्स, ओ कांस्टेंट इंटू एक्स। और अब भी तो इंटीग्रल किया ना तो एक कांस्टेंट फिर जोड़ोगे, एक कांस्टेंट फिर जोड़ोगे, अब भी तो इंटीग्रल किया ना फिर जोड़ेंगे, तो x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स सी माइनस माइनस प्लस कोस एक्स माइनस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट C1, सी एक्स से सी एक्स कैंसिल, तो x साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस C1। पहले क्या आंसर आया था, x साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, सी मतलब कॉन्स्टेंट, C1 कॉन्स्टेंट है, मतलब अब भी आंसर वही है और अभी भी आंसर वही है, अब भी आंसर वही है ना। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्मूले में इस कांस्टेंट बाजी में ना पड़े हम, आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना। हमने एक कांस्टेंट तो जोड़ना ही है ना, तो हमने एक कांस्टेंट इस पहली लाइन में आपको ऐड कर देना है। जिस टाइम आप फॉर्मूला यूज करोगे ना, जिस टाइम पे आप फॉर्मूला यूज करोगे, बस आपको बार बार इस इंटीग्रल में और फिर इस इंटीग्रल में और फिर इस इंटीग्रल में हम 3-4 बार इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस थोड़े बड़े होंगे जिनमें ये मेथड रिपीट होगा। यहाँ पे आगे फिर लगाएंगे, यहाँ पे आगे फिर लगाएंगे, तो कई बार इंटीग्रल करना पड़ता है। तो उस इंटीग्रल में हम इन कॉन्स्टेंट्स को बार बार ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये कॉन्स्टेंट एटलीस्ट बाद में जाके कटने ही है, जो फाइनली आंसर आएगा वो सेम आएगा। अगर आप मतलब हर इंटीग्रल पर कांस्टेंट ऐड करते हो तो भी आपका आंसर वही आएगा, लेकिन हमको इस चक्कर में नहीं उलझना, कैलकुलेशन बढ़ाएंगे अपनी। ठीक, आपने देखा होगा थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ी है इस बार, और जब ये मेथड रिपीट होता है ना, जब ये फॉर्मूला रिपीट होता है कुछ क्वेश्चन में, तो ये काम बहुत ज़्यादा फैल जाएगा इस तरह का। तो हमने क्या किया, इस सारी चक्कर में ना पड़कर एक कांस्टेंट लिख दिया कि भैया बस तू यहाँ पे आ जा, सी वो चलता रहेगा बाद में, बार बार नहीं ऐड करना। तो आप नोट दोनों कर लेना अपना, ये बात आपको याद रहेगी कि कांस्टेंट हम हर इंटीग्रल में क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, हम केवल एक ही कांस्टेंट को ऐड करके चलेंगे, स्टार्टिंग से वही रहेगा फाइनली, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि आंसर वही आएगा। ठीक, तो आपको कांस्टेंट के चक्कर में नहीं पड़ना इस तरह के, बस एक हमने जोड़ दिया।
अब से हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे, मैं करूंगा या आप करोगे, इस तरह से करेंगे, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट को लेकर। तो तुरंत नोट करो उसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहते हैं इंटीग्रल log x इंटू डी एक्स। इंटीग्रल सोल्व करना है मेरे को log x इंटू डी एक्स का। तो यहाँ पर तो दो फंक्शन है ही नहीं, प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर तो दो फंक्शन है ही नहीं, ठीक। और अक्सर बच्चे गलती करते हैं कई बार जल्दबाजी में, वो log x का इंटीग्रल, मैंने कई बार देख चुका हूँ, log x का इंटीग्रल 1/x लिख देते हैं। अरे log x का इंटीग्रल 1/x नहीं होता, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x को। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि log x का इंटीग्रल भी 1/x बोल देते हैं या फिर लिख देते हैं, जल्दबाजी में हो जाता है कई बार। तो log x का इंटीग्रल एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है, मतलब होता है मगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। log x का डिफरेंशिएशन का तो फॉर्मूला है 1/x, और 1/x के इंटीग्रल का फॉर्मूला भी है log x, समझ रहे हैं ना। डिफरेंशिएशन ऑफ log x तो है 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या है, log x। लेकिन log x के इंटीग्रल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ये बाकायदा क्वेश्चन को हम अभी सोल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन में भी मैं आपको एक खास बात बताऊंगा, हमेशा याद रखना, ये बातें लिख लिया करो। जब भी log फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चलो छोड़ो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकेले हो, सिंगल से अकेले हो, अगर कभी भी क्वेश्चन में log का फंक्शन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन अकेले हो, तब इनकी मल्टीप्लाई में 1 मानना है। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, चाहे आप सीबीएसई का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे किसी और बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम दे रहे हो। जब भी किसी क्वेश्चन में log फंक्शन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला हो, तो उसकी मल्टीप्लाई में आपको 1 मानना ही पड़ेगा, वो नहीं तो होगा नहीं दुनिया में, चाहे आप कुछ ही कर लेना। मान लो कभी क्वेश्चन मेरे पास आया कि इसको सोल्व करो, तो ये होगा नहीं, आपको 1 मानना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई में। मान लो कभी ये क्वेश्चन आया तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है, या ऐसे आया ये log फंक्शन है। कभी भी इनवर्स फंक्शन या log फंक्शन क्वेश्चन में आपको अकेले नज़र आ गए, तो आपको क्या करना है, उनकी मल्टीप्लाई में पहले 1 मानना है, तभी इंटीग्रल आगे बढ़ेगा। अदरवाइज आप लेके बैठे रहना, सोचते रहना। इन बातों को नोट कर लिया करो। तो क्या करना है मेरे को, इंटीग्रल ऑफ log x इंटू 1dx, और अब तरीका आइलेट है, बस सारी बात खत्म। आइलेट पे चलेंगे, कैटेगराइज करेंगे इसको। log l कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो अलजेब्रिक, तो कौन पहले है, l के a, l पहले है। log वाला फर्स्ट फंक्शन, इसको ट्रीट करेंगे फर्स्ट फंक्शन की तरह, इसको ट्रीट करेंगे सेकंड फंक्शन की तरह, वो लिखा फॉर्मूला। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज एट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, और फिर इस पूरे का भी इंटीग्रल। यही बताया था क्या, वही लिखा था ऊपर। चलो जी शुरू करेंगे। log x इंटू 1 का इंटीग्रल x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू इस 1 का इंटीग्रेशन x, और बाहर क्या है dx। चलो जी x इंटू log x, इस x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 इंटू dx। तो x इंटू log x, और 1 का इंटीग्रल कितना होता है x। और एक बात तो हम भूल ही गए, हमको तो सी स्टार्टिंग से जोड़ते हुए ही चलना है, और क्वेश्चन खत्म। सिंपल है, ये तो नोट कर लिया होगा ना। चलो इसको नोट करने के बाद देखते हैं 19। अब 19 में क्या खेला है भैया, 19 में क्या खेला है, ये खेला है कि अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, और पहले कौन दिखाई दे रहा है, मेरे को तो ए दिखाई दे रहा है, आपका दिख रहा है पहले ए दिख रहा होगा। चलो तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो लगाओ फॉर्मूला, वो लिखा हुआ पहला फंक्शन एज एट इज इंटू दूसरे का इंटीग्रल माइनस ब्रैकेट पहले का तो डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर इस ब्रैकेट का भी इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। x इंटू
एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, और इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद x e की पावर x, इसकी मल्टीप्लाई 1 में हुई तो e की पावर x बचा। ये c क्यों भूल रहे हैं बार बार, ये c मैंने बताया है, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c। समझ में आ गया होगा तरीका। तो अब आपको फॉर्मूला तो यूज करना कम से कम मेरे हिसाब से आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये हमने जो 3 क्वेश्चन किए हैं बहुत सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन किए हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। लेवल बढ़ने में क्या होगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो क्या होगा कि क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला 2-3 बार लगेगा। पहले यहाँ लगेगा और पता चला कि जो दूसरा इंटीग्रल हम यहाँ पर सोल्व करते हैं ना आपके, यहाँ पर फिर से बन रहा है आइलेट वाला प्रोग्राम, फिर लगाना पड़ेगा। कभी कभी 3 बार भी लगाना पड़ जाता है। क्वेश्चन लेंदी होगा मगर होगा ईजी। दूसरी समस्या, ये समस्या तो आपको अब से लगभग हर क्वेश्चन में फेस करने को आएगी। पता क्या, जिस वक्त हम ये लाइन लिखते हैं ना, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ये तो आप लिख दोगे, ये इंटीग्रल भी आप सोल्व कर दोगे। लेकिन जो ये ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद बनता है ना, अब तक तो ये इंटीग्रल ईजी बना था, जो ये ब्रैकेट के मल्टीप्लाइज करके बनता है, आने वाले क्वेश्चन में ये इंटीग्रल थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पहला वाला तो हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, और यहाँ तो ये वाला आता है, ये भी हो जाएगा। लेकिन जो इस ब्रैकेट को सोल्व करके बनेगा, मल्टीप्लाई करके बनेगा, वो थोड़ा सा आपको अपने क्या कहते हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है। तो कोई बात नहीं, उसकी डिस्टर्बेंस को हम पता फिर कैसे दूर करेंगे। उसकी डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए हमको कुछ हथियार चाहिएंगे पिछली एक्सरसाइज के। कुछ तरीके जो हमने पीछे पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज या फिर पार्शियल फ्रैक्शन या फिर परफेक्ट स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे मेथड थे। उन मेथड से हम उसको फिर सोल्व करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द इंटीग्रल, कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन, और कितना है अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अब से आनी शुरू होंगी धीरे धीरे, ठीक है। देखो अब से क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसा, ये वाला सबसे क्या नाम है आइलेट वाला, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट ही मिलेगा, आपको थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पर तो 2 फंक्शन है ही नहीं, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 3 फंक्शन है। एक तो x है, दूसरा साइन इनवर्स x है, तीसरा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तीनों प्रोडक्ट में है, 3 फंक्शन है ना, तो 2 तो यहाँ पर है ही नहीं फंक्शन, यहाँ तो 3 फंक्शन है, और 3 फंक्शन का तो कोई फॉर्मूला है नहीं मेरे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, क्योंकि आइलेट तो लगेगा 2 फंक्शन में ही, 3 तो फिलहाल तो आइलेट लगेगा नहीं, फिलहाल तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। और आपको हमेशा सोचना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, वहाँ तो लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमको पता है पहले कि बाई पार्ट्स लगेगा, किसी न किसी तरह से लगेगा ही, क्योंकि हम टॉपिक ही वो पढ़ रहे हैं, मेंटलिटी बात माइंड में आ जाती है पहले से ही। लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन पता नहीं 11 एक्सरसाइज से कौन से में से आए, वहाँ तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो अब आपको शुरू से जो मेथड है 1 बाई 1 वो सोचने हैं बैठकर कि इसमें कौन सा लगेगा, पहला दूसरा तीसरा कौन सा मतलब यहाँ पर लगेगा, वो हमको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक। तो क्योंकि आइलेट फिलहाल तो लगेगा नहीं। अब अगर आप देख रहे हो बहुत ध्यान से कि साइन इनवर्स, अच्छा जो मैंने भी लिखा था मैंने इसको क्यों मिटा दिया, पहला फंक्शन यहाँ पर x है, दूसरा साइन इनवर्स x है, तीसरा ये वाला है। तो क्यों ना मैं फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करूँ। सब्स्टिट्यूशन की शर्त क्या है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में होना चाहिए, और है तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है, तो मतलब कौन सा लगेगा यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। बाय पार्ट भी लगेगा, आगे करके लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, अच्छा पहले मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे ही, x इंटू साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना, t, पुट करेंगे साइन इनवर्स x को t, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स x का, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और t का dt। एक बात और बताना, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2, तो अगर साइन इनवर्स x t है तो x कितना हो जाता है, साइन t।
x कितना हो जाता है sin t। तो ये क्वेश्चन क्या बना, x की जगह तो क्या आ गया sin t इंटू साइन इनवर्स x की जगह पर कौन आ गया t, और ये जो है ये क्या बन गया dt। तो क्या हमने क्वेश्चंस को दो फंक्शंस में ले आए, क्या सब्स्टिट्यूट करते ही क्वेश्चन 3 फंक्शन से 2 में आ गया क्या। और अब देखो ध्यान से, ये बन गया है क्वेश्चन नंबर जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल कराया था 17 एग्जाम्पल, वहाँ था x cos x, ये है t sin t। बात तो वही हुई ना, वेरिएबल तो t है या x, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये किस कैटेगरी में जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये एल्जेब्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिकल और एल्जेब्रिक, तो पहले कौन सा माना जाएगा आइलेट, ए पहला होगा, ए वाला पहला, तो इसको उठाओ इधर लेके आओ। टी फंक्शन पहला फंक्शन मानेंगे और साइन टी को मानेंगे दूसरा फंक्शन। और अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है वो, पहला फंक्शन जू का टू, दूसरे का इंटीग्रल। देखो बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या करो, बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट करो, पहला फंक्शन जू का टू, दूसरे का इंटीग्रल माइनस ब्रैकेट, पहले का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, दूसरे का इंटीग्रल कितना होगा माइनस कोस टी, और इस पूरे का भी इंटीग्रल टी के रेस्पेक्ट, कभी एक्स लिख दो इस बार भी। इस बार हमने डायरेक्ट किया, बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट करते हैं, बड़े क्वेश्चन में कैसे करते हैं डायरेक्ट। क्या किया, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रल, तो ये तो बना माइनस के टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल 1 इंटू कोस टी, तो कोस टी और इंटू डी टी, तो माइनस टी इंटू कोस टी प्लस इस वाले कोस टी का इंटीग्रल साइन टी, इस वाले कोस टी का इंटीग्रल। और इंटीग्रल हमने शुरू कहाँ से किया था करना, इस लाइन से, तो कांस्टेंट प्लस सी यहाँ से एग्जिस्ट करेगा। अब क्वेश्चन में हमने इंटीग्रल तो कर दिया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर फिलहाल हमको दिखाई दिया है टी में, और आपको पता है कि आंसर टी में नहीं, आंसर वापस एक्स में ही आना चाहिए। तो जहाँ भी टी है वहाँ से उस टी को हटाओ, एक्स में लाओ, वो आएगा यहीं से, इसी की हेल्प से। उससे पहले एक काम करना, माइनस टी, क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटीज़ के अनुसार कोस टी को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे सारे की सारी, कौन कौन सी, माइनस टी, टी की जगह कितना साइन इनवर्स एक्स, टी की जगह साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस साइन टी की जगह एक्स, मतलब कि एक्स स्क्वायर, प्लस साइन टी की जगह एक्स प्लस सी। यहाँ पर अगर क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन में टी ना आए बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका मैं एक बार आंसर चेक करूँगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का कई बार आंसर अलग आ जाता है, लेकिन हमारा लक सही है कि सही आया, ठीक। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कई बार अलग आ जाता है, क्योंकि मेथड कई अलग अलग हो सकते हैं करने के, और उनमें थोड़ा सा आंसर डिफरेंट मिल सकता है आपको, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी ठीक ही माना जाता है, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने, तुरंत इसको नोट करेंगे। फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में भी हमको एक कुछ सीखने के लिए मिलेगा, एक बहुत नई बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो देखते हैं, पहले इसको हम शुरू करते हैं। हमको तो फिलहाल क्या दिखा है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो क्या होगा आइलेट के अकॉर्डिंग ई तो आएगा एक्सपोनेंशियल में, और साइन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन, ठीक। तो पहले कौन आएगा टी अगर पहला फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले लेके आओ, और ये वाला फंक्शन आप आगे लेकर जाओ, ठीक हो गया। तो साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ई एक्स। अब शुरू करते हैं, अपना फॉर्मूला लगाते हैं हम इसमें। क्या फॉर्मूला है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, पहला फंक्शन जो का तो दूसरे का इंटीग्रल, ये मैंने करके लिखा है ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, दूसरे का इंटीग्रल ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आई बात, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन करके लिखना डायरेक्ट, दूसरे का इंटीग्रल। बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट करो, छोटे क्वेश्चन में वो लाइन बढ़ा दो लिख के दिखाने वाली। चलते हैं आगे, तो ये क्या बना, ये बना साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस, मुझे लगता है ये तो फिर से बन गया इंटीग्रल, फिर से आ गया ना आइलेट, ये टी, ये एल्जेब्रिक, टी पहला और ई दूसरा। तो फिर से मैंने बताया था ना, क्वेश्चन आएंगे जिसमें मेथड फॉर्मूला रिपीट होगा, तो क्वेश्चन आ गया, फिर से लगाओ। चलिए, पहला फंक्शन एज एट इज,
दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, दूसरे का इंटीग्रल, ठीक हो गया, और इंटू डी एक्स, ठीक है, और प्लस सी हमने यहाँ लिख दिया, तो ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया। दोबारा देखते हैं, ये लाइन तो आई गई थी, अब इस ब्रैकेट के अंदर ये सोल्व किया मैंने, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रल और इसका भी इंटीग्रल, ठीक हो गया। चलो तो क्या हुआ ये कहानी में साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ब्रैकेट कोस एक्स ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल साइन एक्स ई पावर एक्स डी एक्स और ब्रैकेट बंद प्लस सी इज इक्वल टू साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होंगे, तो यहाँ होगा साइन एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रल नहीं जा रहा, इंटीग्रल अब भी नहीं हुआ, और ये क्या बन गया, ये फिर करो, ये तो फिर करना पड़ेगा, फिर से आइलेट आ गया, इसको मानो टी, इसको मानो अलजेब्रिक में, और फिर लगा दो फॉर्मूला। लेकिन ये तो कुछ सोचो तो सही एक बार, पहले लगाया था तो ये बना, ये लगाया फिर ये बना, अगर मैं फिर लगाऊंगा तो ये तो फिर बन के आ जाएगा, फिर लगाऊंगा फिर बन के आ जाएगा, ये तो चलता ही रहेगा सारी जिंदगी, तो कभी खत्म नहीं होने वाला, ये तो खत्म ही नहीं होने वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है कि ये तो चलता ही रहेगा, ये तो कभी होने ही नहीं वाला, साइन से कोस, कोस से साइन, कोस से साइन, साइन से कोस, चलता ही रहेगा। तो इस समस्या का इलाज ये है, ये बात नोट कर लेना, इस समस्या का इलाज ये है ई एंड साइन, ई एंड साइन या फिर ई एंड कोस। अगर कभी भी ई एंड साइन या फिर ई एंड कोस मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है मतलब ई के साथ साइन मल्टीप्लाई में हो या ई के साथ कोस मल्टीप्लाई में हो, तब इंटीग्रल को आई मानना है, तब इंटीग्रल को क्या मानना है, आई मानना है। ये नहीं तो आई मानने बगैर होना नहीं। अगर ई के साथ साइन थीटा या साइन एक्स और ई के साथ कोस एक्स अगर मल्टीप्लाई में हो, ई और साइन और ई और कोस, तो आपको पहले उसको आई मानना पड़ेगा। कैसे, इसलिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी थी, हम क्या करेंगे, लेट स्टार्टिंग से ही आई इज इक्वल टू, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने आई मान लिया है, इस इंटरवल को मैंने आई मान लिया है, तो आई इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू दिस एंड आई इज इक्वल टू दिस, एंड नाउ आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कोस एक्स ई की पावर एक्स एंड माइनस आई इज इक्वल टू दिस। ये तो आई ही है, देखो चाहे जाकर, ये तो आई ही है भैया, अरे ये तो आई ही है मेरे भाई, आई। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, आई प्लस सी, और अब इस आई को इधर ले आओ, तो इधर क्या हो गया 2i, और इधर क्या रह गया साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस कोस एक्स ई पावर एक्स प्लस सी। तो 2i ई पावर एक्स कॉमन आ गया, तो अब इधर क्या बचा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। हमको तो आई निकालना है ना, अरे हमको ये सोल्व करना है ना, इस वैल्यू किसकी चाहिए मेरे को, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स की, मतलब कि आई की। इस इंटीग्रल को मैंने आई माना है तो आई की वैल्यू चाहिए, तो आ तो गई, 2 को भेज दो नीचे डिवाइड में, तो आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी बाई 2, समझ रहे हैं ना, 2 आया। लेकिन सी बाई 2 को करना नहीं है, आपको सी रहना देना है, क्योंकि सी इज द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, इसमें हम अपनी इच्छा से किसी से भी डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर सकते हैं, तो सी रहेगा। तो इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हमने इसको आई मान लेता तो आई की वैल्यू हमने फाइंड भी कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसमें ये बात नोट कर लेना आप। और एक्सरसाइज में भी हम एक ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 21। अब इसमें मैं आपको एक बात और बताऊंगा, वैसे वो बात हमारी बुक से थोड़ा बाहर है, मगर अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे जाकर, कभी भी CUET का, तो आई इनको तो मानना ही है, साथ साथ अगर कभी आपको सेक क्यूब एक्स या कोसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रल करने को आया, हमारी बुक में वैसे है नहीं, हमारी बुक में नहीं है, जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें मैं आपको करा दूंगा, तो इनका इंटीग्रल भी आई मानकर ही सोल्व होगा। अगर कभी भी आपको सेक क्यूब एक्स, मान लो कि ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या फिर सोल्व दिस इंटीग्रल, तो अगर आपने इसको आई ना माना तो ये होगा नहीं, ध्यान रखना,
ठीक, तो नोट कर लो इन सब बातों को और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब है नेक्स्ट टॉपिक इसी एक्सरसाइज में, ये भी बाई पार्ट्स इंटीग्रल का ही एक पार्ट है कि इंटीग्रल ऑफ द टाइप दिस, इस टाइप के इंटीग्रल की e की पावर x इंटू ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जहाँ पर एफ डैश एक्स एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है डायरेक्ट e पावर x एफ एक्स प्लस सी। इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये होती है। मतलब क्या, मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ तो हो e की पावर x ही हो बस, और कुछ ना हो, और जो भी यहाँ लिखा हुआ हो उसका डिफरेंशियल प्लस में यहाँ हो, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, e की पावर x एफ एक्स, ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, प्रूफ कराते हैं इसको, अभी आपको प्रूफ देखते हैं इसका। वैसे इसका प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि छोटा सा है तो मैं करा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, इंटीग्रल e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब बहुत ध्यान से सुनते रहना एक बात, इसको हम सोल्व कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखो, उसी तरह हम क्वेश्चन भी करेंगे उसी तरीके से। इंटीग्रल, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो ये बनेगा एफ एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई पावर एक्स और इंटू डी एक्स। ई की पावर एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दी। अब इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अंदर। इंटीग्रल पहले आएगा इस पहले वाले फंक्शन के साथ, प्लस अब इंटीग्रल आएगा इस वाले फंक्शन के साथ। तो आपके पास बन चुके हैं दो इंटीग्रल के क्वेश्चन। फिलहाल आपके सामने जो है वो इंटीग्रल के क्वेश्चन कितने हो गए, दो हो गए। कितने हो गए, दो। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे, बस यहाँ पर बात ये याद रखनी है कि आपको सिर्फ पहले वाला ही सोल्व करना है, ये वाला। इस वाले को छेड़ना नहीं है, ऐसा ही लिखा रहेगा जो कर दो, इसको नहीं छेड़ना। जो करना है यहाँ करना है। इसमें आइलेट लगाओ। अब कहोगे सर इसमें आइलेट कैसे लगाएं, एफ एक्स तो अननोन है, एफ एक्स के बारे में तो पता नहीं, हम बिल्कुल नहीं पता। लेकिन एफ एक्स के बारे में नहीं पता, इसके बारे में तो पता है। ई एफ एक्स चाहे कुछ भी हो, ई तो हमेशा एंड में ही रहेगा। अरे भाई ये आइलेट के हिसाब से ई में जाएगा। अब एफ एक्स अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो पहले एफ एक्स माना जाएगा, एफ एक्स अगर एलजेब्रिक है तो पहले ही माना जाएगा, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग ई बाद में है ना, तो ये तो बाद में माना जाएगा। मतलब ई की पावर एक्स तो हमेशा सेकंड फंक्शन ही माना जाता है, क्योंकि वो आता है लास्ट में है। तो यही फंक्शन यहाँ पर पहला माना जाएगा, चाहे ये कुछ भी हो। एफ एक्स चाहे कुछ भी हो, पहले माना जाएगा ना, क्योंकि ई की पावर एक्स तो सबसे लास्ट में आता है। अब इस पर लगा हुआ बाई पार्ट्स इंटीग्रल का फॉर्मूला, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल करके लिख दिया, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। ये मैंने लगाया इसमें फॉर्मूला, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रल और फिर इसका भी इंटीग्रल। और ये लाइन तो ऐसे ही रहेगी, एफ एक्स वो एफ डैश एक्स इंटू डी एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा। और अगर आप बड़े ध्यान से देखना चाहते हो तो ये दोनों सेम हैं, ये कट रहे हैं, ये प्लस का या माइनस का कट गया, ख़त्म खेल। सिर्फ क्या बचा, ई की पावर एक्स एफ एक्स, सिर्फ और सी हमने फिर नहीं लिखा, ई की पावर एक्स एफ एक्स बचा। तो इस तरह आप इसका प्रूफ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, अगर आप चाहते हैं तो करना। अब इसी के ऊपर हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 22 के दो पार्ट। तो एग्जाम्पल नंबर पहले देखते हैं 22 का पार्ट फर्स्ट, इंटीग्रल e की पावर x इंटू टेन इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको सोल्व कर दो। तो वैसे हमको इसका आंसर पता चल गया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि e की पावर x एफ एक्स और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन रखा हुआ है, देखो। तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स। आंसर तो क्या आएगा, e की पावर x इंटू टेन इनवर्स x, ठीक। लेकिन आपको डायरेक्ट करना नहीं है, आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। किसी कंपटीशन में या MCQs अगर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर फिलहाल आपको सोल्व करना पड़ेगा जिस तरह बताया है उस तरह। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, e की पावर x इंटू टेन इनवर्स x प्लस e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब इस इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ अंदर, इंटीग्रल टेन इनवर्स x e की पावर x dx, इसके साथ प्लस अब लिखूँगा इसके वाले के साथ
ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो लगाओ फॉर्मूला। इनवर्स फंक्शन पहला, ई दूसरा, देखो ऊपर, तो पहला फंक्शन एज एट इज, दूसरे का इंटीग्रल, चलो जी, माइनस पहले का तो डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रल ब्रैकेट बंद डी एक्स, प्लस ये चीज़ जो कि तो रहेगी अपने पास ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जरा ध्यान से देख के बता दो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है क्या? प्लस माइनस की भी हैं, तो जो बचा इधर वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? ई की पावर एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो तुरंत नोट कर लेंगे, एक पार्ट और रह गया है इसका, उसे भी देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो इस फॉर्म में नहीं आ रहा जो दिख ही रहा है हमको, यहाँ तो ऐसा नहीं बनता ना कि ई की पावर एक्स, चलो मैं इसको भी इधर लिख देता हूँ। अब तो इंटीग्रल, ये तो डायरेक्ट इस फॉर्म में है ही नहीं कि इंटीग्रल एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा हुआ हो, और तो मैं डायरेक्ट इसको ये लिख सकूँ। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं कुछ भी, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। तो देखो एक बात याद रखना, जब भी ई की पावर एक्स के साथ ये कुछ मल्टीप्लाई में हो ये चीज़ें, तो ये बनेगा, वही बनेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा लेकिन। और ऐसे क्वेश्चन 2-3 एक्सरसाइज में भी आएंगे और एग्जाम में भी आते हैं। हमको करना ये है, जो नीचे है वो ऊपर बनाना पड़ेगा। नीचे तो है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर भी यही बनाओ। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, ये क्या कर दिया जब? अरे भाई ये क्या कर दिया? तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमको पता है ना x प्लस 1 के होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होता है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो था, 2x नहीं था, तो मैंने सिर्फ 2x प्लस किया और माइनस किया। 2x को मैंने यहाँ प्लस किया और 2x को ही मैंने यहाँ माइनस किया, क्योंकि ऐसा करने पर जो शुरू की 3 टर्म है, जो शुरू की 3 टर्म है वो यही बन जाती, वो यही बन रही हैं, चाहे चेक कर लो। x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x और अपोन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में बाहर है e की पावर x और साथ में है dx। ठीक है, अब इसको करो अलग अलग अपोन में, इसको रखो इसके अपोन में। पहले तो आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर, x प्लस 1 का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। क्या बन गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। लेकिन ये तो बन ही नहीं रहा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक काम करना है, जो मेरे को 2x प्लस माइनस करना था ना, एक्चुअल में ये 2x नहीं करना था, मेरे को कुछ और करना था। सुनो ध्यान से, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे को x प्लस 1 बनाना था ऊपर, मैंने x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाने की सोचा। नहीं, जो भी ये अंदर लिखा है आपको वो बनाना है। ऊपर लिखा हुआ तो है कितना, मुझे लगता है क्वेश्चन ही शायद गलत ना उतार दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो हम अपन लोगों में क्या करेंगे, देखो प्लस 1 तो था ही, पहले से प्लस 1 तो था ही, इसमें करेंगे -1 और +1, ताकि अब यही बन के आएगा सिर्फ x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं बनाना अपने को। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर -1 प्लस ये 1 और ये 1 2 और इस पूरे के अपोन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x और इंटू डी एक्स। ध्यान से देखते हैं ना। अब इसको करो दोनों के अपोन में अलग अलग, एक्स स्क्वायर -1 के अपोन में किया प्लस अब इसको 2 के अपोन में किया, दोनों के अपोन में हमने इसको अलग अलग कर दिया, ई की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखना इसके फैक्टर्स कर दो, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 1
x माइनस वन, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस वन, एक्स माइनस वन, ठीक है। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x प्लस वन, एक्स माइनस वन, और अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx, और ये इससे कट जाती है इसकी एक पावर, तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x इंटू डी एक्स। अब बताओ, जहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना। अब मेरे बात को ध्यान सुनना, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, तो ये फंक्शन x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर x मल्टीप्लाई में लेके आए हैं डी एक्स प्लस 2 तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आएगा, और ये हो जाएगा इधर ई की पावर x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान सुनना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे ऐसे, इंटीग्रल भी ले आए, यहाँ भी कर दी। अब आपको सिर्फ ये वाला पार्ट सोल्व करना है, वो कट जाएगा अपने आप, देखना कैसे है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आइलेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो क्या करेंगे हम, पहला फंक्शन तो सेम टू सेम x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, पहला फंक्शन जो का तू, दूसरे का इंटीग्रल, समझ रहे हैं, e की पावर x का e की पावर x माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, इस पहले का डिफ्रेंशिएशन का जो डिवाइड वाला रूल है वो लगेगा यहाँ पर। क्या है वो रूल, नीचे वाले का होल स्क्वायर, इसी को यहाँ लिखो, और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन x का 1, 1 का 0, माइनस अब लिखो x माइनस वन को, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन x का 1, 1 का 0, और दूसरे का इंटीग्रल e की पावर x dx। ये हमने इसका किया है सिर्फ अब तक, पहला, अभी वो तो मैंने अभी लिखा ही नहीं उधर। पहला फंक्शन जो का तू, दूसरे का इंटीग्रल, माइनस क्या, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप डिवाइड वाले रूल से, कि नीचे वाले का होल स्क्वायर, इसी को यहाँ लिखो, और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, माइनस अब ऊपर वाला लिखो और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रल e की पावर x dx। और अब जो ये था अपना सेकंड वाला, उसको मैं थोड़ा सा, अगर आप कहो तो यहाँ लिख देता हूँ, जगह की कमी की वजह से, 2 e की पावर x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इतना हमने इसको सोल्व कर दिया है। अब देखते हैं आगे की कहानी क्या बनती है। अब आगे की कहानी ये बनेगी कि x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर x माइनस इंटीग्रल, मल्टीप्लाई करो इसकी x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, साइन चेंज हो जाएंगे, अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या था साथ में, ई पावर x इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस x से x कैंसिल हो गया, तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ई की पावर x माइनस ये वाला 1 और ये वाला 1 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई की पावर x इंटू डी एक्स, इतना, और प्लस ये तो था ही अपना जो चलता आ रहा ऊपर से, ई की पावर x अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है बिल्कुल, बट 2 बाहर लिख दो तो क्या दिक्कत है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये पूरा हो जाता है इससे कैंसिल। और जो बचा स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो ये बचा, क्या बचता है हमारे पास, अब बचता है हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कांस्टेंट प्लस कर दो c, और c को प्लस कहाँ से करना स्टार्ट करोगे, जहाँ से हमने इंटीग्रल किया था, यहाँ से, इस लाइन से, प्लस c प्लस c प्लस c प्लस c, where c is constant of integration, where c is constant of integration। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 22 कंप्लीट हो गया है। ये एक्सरसाइज
7.6 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। तो अब आपको करना ये है कि एक तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह पढ़ लेना, आइलेट का मतलब ध्यान से समझ लेना, किस तरह हम फंक्शन को चूज़ कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन को, वो इस फॉर्मूले का यूज, और इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। फिर हम चलते हैं, मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 7.6 के सॉल्यूशन में, ठीक है। और जैसा भी आपने इसमें फील किया हो एक बार कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो कैसा फील कर रहे हैं कमेंट, ठीक है, करके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय, ठीक।